बीच यहाँ मंच पर हो रहा है। आइए हम सब पूरे सम्मान के साथ, करतल ध्वनि के साथ, जो आज इतिहास बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ही सोच और विजन है कि आज भगवान परशुराम महाकुंभ का यहाँ आयोजन हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ ओपी धनखड़ साहब, माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, उनका भी आइए करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें इन विभूतियों का। आज ये ऐसा सुनहरा अवसर है, मुख्यमंत्री महोदय की सोच के अनुरूप हमारे देश के समाज के संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों को समर्पित, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए इस तरह के आयोजनों की श्रृंखला माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच के अनुरूप पूरे प्रदेश भर में जारी है। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनका शुभागमन हम सबके बीच यहाँ हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में आपकी गरिमामयी उपस्थिति और आपके संकल्पों को हम नमन करते हैं और आपका अभिनंदन इस अवसर पर। एक बार करतल ध्वनि आपकी जोरदार होनी चाहिए, जोश के साथ, सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए, आदरणीय ओपी धनखड़ साहब और सभी अतिथियों के लिए जो यहां इस मंच पर पधारे हैं देवियों सज्जनों। और आप सबकी तरफ से प्रदेश भर से आए, और प्रदेश भर ही क्यों बल्कि अन्य प्रदेशों से आए हमारे सभी साथी जो यहाँ उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, भगवान परशुराम के प्रति जो आस्था के भाव से आए हैं, इस समाज और प्रदेश और देश के कल्याण के संकल्प को मजबूत करने आए हैं इस महाकुंभ में, उसमें शुरुआती स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील शर्मा जी आए, मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन विभूतियों का आप सबका स्वागत करें। सुनील शर्मा जी। धन्यवाद जी। एक मिनट लूंगा। हाँ हाँ। सबसे पहले करनाल की धरा को सत सत नमन। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब बोलते हैं कि भी लोकप्रिय, मैं इनके बारे में एक ही शब्द बोलूंगा, पारदर्शी मुख्यमंत्री, जो अंदर से भी बाहर से भी बिल्कुल पारदर्शी मुख्यमंत्री, जिसके लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बाकी मंच पर उपस्थित मेरे गुरुजी, मेरे शिक्षक माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, केंद्र से आए हुए मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी, स्वामी जी, हमारे सांसद डॉक्टर रवि शर्मा जी, रमेश कौशिक जी, कार्तिक जी, मूलचंद जी, श्री संजय भाटिया जी, मैं आप सब की तरफ से इस पावन धरा पर सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हिंद। और स्वागत संबोधन के बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चौबे जी, ओपी धनखड़ जी और सभी अतिथियों से भगवान परशुराम के चित्र पर हम सब यहाँ पुष्पांजलि हो चुकी है और अब यह समय है जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंचासीन विभूतियों का स्वागत अभिनंदन हो। और इसके लिए मैं अपनी कार्यकारिणी के जो आयोजन समिति की कार्यकारिणी है उनके सभी सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूं ताकि मंच पर यहाँ मुख्यमंत्री महोदय का, और इसमें मैं नाम लूंगा सुरेंद्र शर्मा बड़ौत, अध्यक्ष जिला करनाल ब्राह्मण सभा, सुभाष शर्मा जी, अध्यक्ष सारस्वत ब्राह्मण सभा सेक्टर 8 करनाल, राहुल बाली जी, अधिवक्ता प्रधान मॉडल टाउन ब्राह्मण सभा करनाल, विनोद मेहता जी, अध्यक्ष मोहियाल ब्राह्मण सभा सदर बाजार करनाल, अरुण शर्मा जी, अध्यक्ष गौड़ ब्राह्मण सभा जुंडला गेट करनाल, वेदपाल शर्मा जी, अध्यक्ष ब्राह्मण सभा इंद्री करनाल, रतनलाल शर्मा जी, चेयरमैन HSIIDC करनाल, कुलदीप कौशिक जी, अध्यक्ष भगवान परशुराम सेना हरियाणा, अधिवक्ता राजेश कौशिक, उपाध्यक्ष भगवान परशुराम सेना हरियाणा, सुशील गौतम जी, उपाध्यक्ष जिला करनाल ब्राह्मण सभा, अधिवक्ता ब्रजभूषण शर्मा जी, अध्यक्ष कानूनी प्रकोष्ठ जिला करनाल ब्राह्मण सभा, रोशन लाल शर्मा जी, सचिव जिला करनाल ब्राह्मण सभा, देवेंद्र गौतम जी, प्रदेश महासचिव तीरथ पुरोहित महासंघ, अमरजीत शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण सभा, सज्जन अतरी जी अरड़ाना, अमरजीत शर्मा जी, सुदामा राम शर्मा जी, पूर्व सरपंच चोचड़ा,
करमवीर शर्मा जी पूर्व सरपंच ओरछा, सुखदेव शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष जिला करनाल ब्राह्मण सभा, अधिवक्ता राजवीर शर्मा जिला महामंत्री, नरेश शर्मा अध्यक्ष समस्त ब्राह्मण समाज करनाल, मोहनलाल शर्मा सरपंच गोधर, सुरेंद्र शर्मा सिकंदरपुर, पंडित श्रीराम विचार मंच के डॉक्टर अशोक दीक्षित जी, इन सभी का ये सभी मिलकर यहाँ एक विशाल माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। और इस स्वागत में आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियां जरूर शामिल होनी चाहिए। पूरे सम्मान के साथ आइए प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें जिन्होंने हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा देकर सर्व समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। और मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ अश्विनी कुमार चौबे जी माननीय भारत सरकार के मंत्री, ओपी धनखड़ जी माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, ये सभी यहाँ सभी अन्य विभूतियों के साथ माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। और उन सबकी गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। देवी सज्जनों, और अब समय है, बहुत बहुत आभार। और मैं राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जगह खाली कर दें ताकि अगली टीम को हम बुला सकें और स्वागत में अगली प्रक्रिया को पूरा कर सकें। इसलिए अभी जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं मंच पर, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच खाली कर दें प्लीज, और अगली टीम को हम बुलाना चाहेंगे। इसके बाद आप प्लीज आप सभी थोड़ा मंच को खाली करें। जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं उसमें सभी एक बार मंच को खाली करें ताकि हम अगली प्रक्रिया को स्वागत के पूरा कर सकें। और देवी सज्जनों, अब समय है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ सभी मिलकर दो तीन बार बोल तो दिया क्या, एक बार स्टेज खाली कर दें प्लीज, बाकी जो लोग अभी कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ आए हैं, ताकि स्वागत की अगली प्रक्रिया को हम पूरा कर सकें। और अब आगे जो है मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ पगड़ी पहनाने के लिए मैं अपने मंचासीन सांसदगण और विधायकगण को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और यहाँ इस प्रदेश को हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प देने वाले, इस प्रदेश में हमारे देश के पुरातन महान ऋषियों मुनियों को, संतों को यहाँ पर उन्हें उनके दिवस को मनाने के लिए प्रदेश में एक नई शुरुआत करने वाले और ऐसे महान ऋषियों मुनियों संतों की वाणी को, विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री महोदय का डीपी वत्स जी, रमेश कौशिक जी, अरविंद शर्मा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, संजय भाटिया जी और माननीय विधायक मोहनलाल कौशिक जी, बड़ोली मूलचंद शर्मा जी, साथ में है माननीय परिवहन मंत्री हरविंदर कल्याण जी और अन्य सभी विधायकगण, सभी सांसदगण मिलकर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। पगड़ी पहनाकर स्वागत। और अब अश्विनी चौबे जी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का इस अवसर पर उनको भी हार्दिक स्वागत। आज विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का आगमन हुआ है। तालियां आप सबकी तरफ से बननी चाहिए। महादानी कर्ण की इस धरा करनाल में आयोजित इस कार्यक्रम में आइए स्वागत अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का। और मंचासीन हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा के यहाँ आदरणीय ओपी धनखड़ जी की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी इस अवसर पर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे योगेंद्र राणा जी, रेणुबाला गुप्ता जी, सुरेंद्र शर्मा, बड़ौदा, देवेंद्र कुमार जी और जसवंत त्रिवाड़ी जी वो आएंगे। और यहाँ इस मंच पर और भी जो हमारे माननीय विभूतियां हैं, तालियां आप सबकी तरफ से आदरणीय ओपी धनखड़ साहब का स्वागत अभिनंदन आज के इस भगवान परशुराम महाकुंभ के राज्य स्तरीय आयोजन में। देवियों सज्जनों, नहीं बस तो एक बार सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और निवेदन मैं करूंगा और आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स साहब जो संबोधित कर रहे थे आपको मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के समक्ष, संक्षेप में वो अपनी बात को यहाँ पर जो रह गई है उसे पूरा करेंगे, आपके सामने रखेंगे समय का ध्यान रखते हुए और आगे की प्रक्रिया उसके बाद हम जारी रखेंगे।
पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का, अश्विनी चौबे जी का और धनखड़ साहब का शुक्रगुजार हूं कि मेरे लेक्चर में मैंने बुलाया और बीच में आ गए वो। दूसरी बात, डिमांड जो ब्राह्मणों की हैं, समाज की हैं, वो तो सारे वक्ता मोहनलाल जी, रामविलास जी, अरविंद जी रख चुके हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं। एक खास बात यह है भाई, कुछ बोले के भगत मेरे बारे में यूं कह रहे थे, कह तो रमेश के बारे में भी रहे थे, रविंद्र के बारे में भी, कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इनके फेसबुक पर लगा कि नहीं लगा। भाई एक बात का ख्याल रखो, वो क्या करें, हरियाणा में गंडे ते गंडीरी मीठी, सब ते मीठा लाड़, गुड़ ते मीठा लाड़ा, और भाई ते भतीजा प्यारा, सब ते प्यारा। तो भाई मैं करनाल में ब्याह रखा हूं, ससुराल में, तो मेरा तो आना बना ही था। हम कान खड़े हो गए कि ब्याह रखा है, पंजाबिया में ब्याह रखा हूं। भाई भाटिया साहब ये नोट कर लेना, सरे दरबार कह रहा हूं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा दरखास्त है कि भैया बामणा की मान शान मेरी मान शान रख दिए और सारा निपटा दे आज जो मेल मलाल है। और एक मुख्यमंत्री जी में और खास बात है, भगवान परशुराम जी के हम गाफी तो गाल रहे हैं, सारे ब्रह्मांड के हैं वो तो, मगर वो आजन्म ब्रह्मचारी और हमारा मुख्यमंत्री भी ब्रह्मचारी। ये इनका भी हक भगवान परशुराम पे बनता है। बाकी जैसे मैंने बताया कि भाई सर्व जातीय एक होंगी, एक समाज से काम नहीं चलता, न इलेक्शन में न देश का। क्योंकि जैसे जैसे हम विभक्त हुए तो यहाँ 3 लड़ाइयाँ पानीपत की, यानी आखिरी 3rd बैटल ऑफ पानीपत भी आ रही हमने, और त्रावड़ी भी आ रही। अब तो भगवान परशुराम जैसे प्रतीक थे अंतर्जातीय विवाह के, सब जातियों को, हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा, और फिर जो हमसे बिखर के गए हैं उनको भी एक होना पड़ेगा। हमारा तो अखंड भारत है, भगवान परशुराम का पेशावर, लव का लाहौर और कुश का कसूर। और भगवान परशुराम दुनिया के सबसे बड़े सैनिक। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करता हूं कि वैसे तो बहुत बड़ा ख्याल सैनिकों का रखा गया है, उनको 1 रैंक 1 पेंशन, उनको नौकरियां, उनकी विधवाओं को नौकरियां, फिर भी बामणा के साथ साथ सैनिकों का भी ख्याल रखना। मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय बाबा परशुराम, भगवान परशुराम की जय। हरियाणा, जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल रीपी वत्स साहब, माननीय राज्यसभा सांसद। देवी सज्जनों, हम सबके समक्ष यहाँ मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 कालिदास कृष्णानंद परमहंसी महाराज की। मैं उनसे निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि 3-4 मिनट का समय जिसमें उनका आशीष हम सबको मिल पाएगा, तो एक बार आप सबकी श्रद्धा से भरी तालियों के साथ आइए, स्वागत करें परम पूज्य महाराज जी का और उनका उद्बोधन भी सुने। ओम ओम ओम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतम स्तवन्तु देवैः स्तवैः वेदैः संगपदाक्रमोपनिषद्रैः गायन्ति अंसामगा ध्यानं वस्य तद्गतेन मनसः पश्येम योगिनो ये शांत न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परमहर्ष का साथ आज हमारे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री खट्टर सर का प्रयास से यहाँ का सभी सांसद, उपस्थित सज्जनों, मातृशक्तियाँ सभी ने जो सहयोग करके परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया, इसमें सर्वप्रथम श्री
यहाँ लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी को दिया जाता है, कार्तिकेय राज्यसभा सांसद को दिया जाता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सर ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। इन्होंने जाति जनजाति आदिवासी जनगोष्ठी समुच्चय सबको एकता अखंडता बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़े। मेरा प्रधानमंत्री गृह मंत्री से बार बार मिलना होता ही रहता, मोहन भागवत से मिलना होता ही रहता। उन लोग का मुखारबिंद से भी हमारा मुख्यमंत्री जी का चर्चा होता तो बहुत सीना बड़ा चौड़ा होता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परशुराम भगवान का ऊपर में इतना जाति जनजाति संपूर्ण एकता अखंडता भारत को बनाते हुए आपने राज्य स्तर पर महाकुंभ लगाया। आपका लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार मीडिया आए हुए सभी मंच उपस्थित सांसद सभी का नाम बोला नहीं जा सकते हैं, सबका लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए मैं अपना वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परम पूज्य महाराज जी का। दिव्य सज्जनों, हमारे करनाल के सर्व समाज के प्रतिनिधि के रूप में जो संसद में हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी, एक बार करतल ध्वनि। इस पूरे आयोजन में उनकी भूमिका को हम वंदनीय मानते हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो एक बार तालियों में भी वो जोश नजर आनी चाहिए आपके। और आपके सामने आदरणीय सांसद संजय भाटिया जी। धन्यवाद। आज इस अवसर पर मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब से वो बने तब से संत महापुरुषों की जयंतियां मनाने का उन्होंने एक हरियाणा में चलन शुरू किया, संत महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया। आज इस अवसर पर हमारे बीच संत कालिदास जी, जिनका मेरे से पूर्व आपने विचार सुने, और धन्यवाद करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी से। लगातार 2 दिन से संपर्क करने के बाद कल मेरी बात हुई तो मुझे पता लगा कि आप बस्तर से पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, रात को वापिस इस कार्यक्रम के लिए आप हमारे बीच में पहुंचे। मैं करनाल की कर्ण नगरी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, रमेश कौशिक जी का, क्योंकि कल मैं इसी पंडाल में बैठा था तो एक पत्रकार मेरे को कहने लगा कि भाई साहब, जैसे उन्होंने पूछा कि हमारे पास तो ये मैसेज है कि उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास न्योता ही नहीं है। मैंने कहा भाई, रमेश कौशिक जी से मेरी लगातार बात हो रही है, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से मेरी बात हो रही है, वो तो इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हुए हैं, वो बसें पूरी करने के लिए लगे हुए हैं, वो लोगों का न्योता दे रहे हैं। वो तो होस्ट हैं, उनको न्योता जाना नहीं, उनके माध्यम से लोगों के पास न्योता जाना है। वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल डीपी वत्स जी, उनका दिल की गहराइयों से सभी समाजों को। और हमारे लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा जी तो कह रहे थे कि ब्राह्मणों और पंजाबियों का अटूट संबंध है। मैं तो समझता हूं कि ब्राह्मण सभी समाजों में शिरोमणि है, जो हमेशा 36 बरादरी को साथ लेकर चलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आज जिनसे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़े, जिनकी उंगली पकड़कर आगे चले, ऐसे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, आज उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मैन ऑफ द मैच मेरे छोटे भाई कार्तिकेय शर्मा जी, आते ही जिसने दिल जीत लिया, जिसने दिल जीत लिया, पूरे हरियाणा में जाकर सबके बीच में जाकर न्योता दिया। और पर्दे के पीछे भाई सुनील शर्मा ने इतनी मेहनत की, उनकी टीम थी, कुलदीप थे, राजेश थे, मैं सैकड़ों नाम, भाई सुरेंद्र बड़ोता जी, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो दिन रात इस भाईचारे की मिसाल, एक इतिहास बने, एक ब्राह्मण महाकुंभ बने। जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कह रहे थे कि जयंतियां तो हमने बहुत मनाई, लेकिन ये एक बड़ा महासम्मेलन, एक महाकुंभ जो ये मनाया गया, उन्होंने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, जिन्होंने आज इस मंच से ऐलान किया। माननीय मनोहर लाल जी, आप यहां पर नहीं थे,
माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान, आप यहाँ पर नहीं थे, उन्होंने आज इस मंच से एक ब्राह्मण के नाते आशीर्वाद दिया कि अगले 10 साल माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये आज उन्होंने इस मंच से घोषणा करी। तो हमारे मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे नरेश कौशिक जी, हमारे अरविंदर कल्याण जी बता दूंगा, अगली भी बता दूंगा, चिंता न करो। हमारी निर्मल जी, हमारे प्रमोद विज जी, यहाँ पर सब, और मैं समझता हूं कि जितने भी हरियाणा की प्रमुख धार्मिक ब्राह्मण सभाएं हैं, जितनी सामाजिक ब्राह्मण सभाएं हैं, जितने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साथी हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में, आज इसके पीछे एक एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। आज इतना विशाल महाकुंभ, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे कर्म क्षेत्र करनाल लोकसभा क्षेत्र को यहां पर चुना। ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं आप सबका स्वागत कर सकूं, मैं आप सबका अभिनंदन कर सकूं। भगवान परशुराम जी, वो तो साक्षात विष्णु का अवतार थे, और ऐसे अवतार थे वो आज भी ऊपर से हम सबके ऊपर, वो आज भी अमर हैं, आज भी हम सबको देख रहे हैं। आज ये कार्यक्रम एक भाईचारे का मिसाल बना। मैं मंच पर बैठे हुए और मेरे सामने जितने भी आज इस महाकुंभ के अंदर आए, जितनी संख्या इस पंडाल के अंदर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप पार्किंग क्षेत्र में जाएंगे, इस टेंट से बाहर जाएंगे, इससे भी कई गुना ज्यादा हमारे ब्राह्मण समाज के ऐसे अग्रणी नेता जो आज इस पंडाल में भीड़ के कारण यहाँ नहीं पहुंच पाए, मेरी आवाज अगर उन तक जाती है तो मैं दिल की गहराइयों से उनके भी चरणों में नमन करता हुआ आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी का बहुत बहुत आभार इस अवसर पर उनके संबोधन के लिए और उनकी तरफ से जो आपका स्वागत किया गया उसके लिए भी। और अब समय है जब मैं निवेदन करूं आदरणीय रमेश चंद्र कौशिक जी, हमारे माननीय सांसद सोनीपत से, कि वो आए और इस अवसर पर अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। आदरणीय रमेश चंद्र कौशिक जी। परम आदरणीय हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय और सब समाजों को साथ लेकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और हमारे सेंटर में मंत्री जो बिहार से बख्तर से चल के यहाँ पर पहुँचे, और मेरे बड़े भाई हैं अश्विनी चौबे जी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष धनखड़ साहब, और मेरे बड़े भाई रामविलास शर्मा जी, और आज हमारे बीच में संत कालिदास जी आए हैं, जिनके आने से ये आज का प्रोग्राम पूरी तरह से सफल हुआ, उनके आशीर्वाद से कि भगवान परशुराम के का आज पहली बार इतना बड़ा समागम हुआ है। हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, आज के प्रोग्राम में जिन्होंने आयोजन किया, भाई संजय भाटिया जी, हमारे डीपी वत्स जी, मेरे छोटे भाई कार्तिक शर्मा जी, और हमारे विधायक मोहनलाल बड़ोली जी, निर्मल चौधरी जी, विज साहब, हरिंदर कल्याण जी, और जो रह गए वो सम्मानित मंच। आज का ये प्रोग्राम अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि जब से हरियाणा बना है ये इतना बड़ा पहला प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। इन्होंने सब संतों की जयंतियाँ मनाई, और आज भगवान परशुराम की जयंती अवसर पर हम करनाल की उस पावन धरती पर इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मैं भाई संजय भाटिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और यहाँ की ब्राह्मण सभा का और यहाँ के लोगों का। मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर ब्राह्मणों भला अब भी नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सब समाज को साथ लेकर चलते हैं, और आपकी जितनी बातें हैं उन समस्याओं को हर समय सोचते हैं और कहते हैं कि जितनी भी हो सकती हैं मैं उन सब का समाधान करूंगा, चाहे आपकी दौड़ी वाली ज़मीन की बात हो, परावर वाली ज़मीन की बात हो, और जो दूसरी बातें हैं, लेकिन झूठी बात ये कभी नहीं कर सकते। तो मैं आज आप सब इस प्रोग्राम में आए,
और माननीय हमारे बड़े भाई चौबे जी यहाँ पर पधारे हैं, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम का ये शानदार आयोजन किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब ने बहुत सारे ने अपनी बात कही हैं, वो हर बात आपके पास भी पहुंची है। तो निवेदन है कि जितना भी हो सके वो पूरा का पूरा इनका करके जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके साथ लगती है, दिल से लगती है, कभी साथ भी नहीं छोड़ती। जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी है तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पहले ये कांग्रेस के साथ लगे रहे तो उनकी रही और इनके साथ बड़ी ठगी होती रही, लेकिन अब आप हैं, इनके साथ पूरा न्याय हर तरह से करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लंबी चौड़ी बातें मैं कहने का आदी नहीं हूँ, वही बात कहनी चाहिए जो पॉसिबल हो और जो हो सकती हूँ। वो हम मुख्यमंत्री जी को हर समय बात होती रहती हैं और वो सारे काम जो तुम्हारे हैं वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे करेंगे। मैं एक बार फिर आज के आयोजनकर्ताओं का, सारे समाजों का और जो हमारे बड़े भाई अश्विनी चौबे जी यहाँ पर आए हैं, धनखड़ सब आए हैं और हमारे सारे MP साथी और MLA साथी जो सब हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय रमेश चंद्र कौशिक जी का। और अब समय है भगवान परशुराम के अपनी पहचान, उनका भरसा भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दिया और इसीलिए परशुराम के रूप में जाने जाते हैं भगवान परशुराम। और उसी का एक प्रतिरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ भेंट करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, पूरा हरियाणा जिले के लोग आपको फरसा भेंट करना चाहते थे, लेकिन हम माफी चाहेंगे, हम केवल 11 लोगों को ही चुन पाए, तो जिस भाई का नाम नहीं आ पाया उससे हाथ जोड़ के हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं टिप्पर चंद शर्मा जी से विनती करूंगा, टेकचंद जी, GL शर्मा जी, नरेश कौशिक जी, माईराम शर्मा जी, देवेंद्र अत्री जी, संजय शर्मा जी, उमेश जी, देवेंद्र कौशिक सोनीपत से थोड़ा सा दूरी बना के, नरेश कौशिक जी, नागेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र कौशिक जी, सुदामा सरपंच जी, करमवीर चौचड़ा जी। तालियां आप सबके तरफ से जरूर बजनी चाहिए। सम्मान जब ऐसी विभूतियों का हो तो यह सम्मान हम सबका होता है। आज तो ये राज्य स्तरीय महाकुंभ है भगवान परशुराम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। बहुत बहुत अभिनंदन, पुनः वंदन सभी विभूतियों का। और निवेदन आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, माननीय परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार की, वहां आए और अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने प्रदेश को दिशा देने का काम आपने किया, हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में। आदि श्री 108 कालिदास परमहंस जी महाराज हमारे बीच में हैं। सांसद अरविंद शर्मा जी हमारे लोकप्रिय रोहतक से हमारे बीच में। सांसद रमेश कौशिक सोनीपत से हमारे बीच में। संजय भाटिया करनाल से हमारे बीच में। कार्तिक के राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी, BT वत्स जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रामलाल शर्मा जी हमारे बीच में। मोहनलाल बड़ौली जी विधायक हमारे बीच में। हरविंदर कल्याण जी, मैन निर्मला जी और सभी विधायकगण
पूर्व विधायकगण, पत्रकार छायाकार बंधु साथी, ब्रह्म समाज के सभी साथीगण मित्रगण, मैं सभी का तहे दिल से कर्ण की ऐतिहासिक इस भूमि पर मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आपके बीच में हैं और जो आपको विस्तार से बताएंगे जो आपके मन की जो बात है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इस बात का धन्यवाद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस हरियाणा को दिशा देने का काम करा और हरियाणा में दिशा दी कि आम आदमी नौकरी के लिए तरस था। पढ़ा लिखा नौजवान साथी जिसके 90-98% नंबर हो, हरियाणा प्रदेश में उसको नौकरियां नहीं लगा करती थी। खेल के मैदान में जो खेलने वाला जो साथी था, जो पास हुआ करता था हरियाणा प्रदेश में, उसको नौकरियां भी नहीं मिला करती। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हरियाणा में इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया, दिशा देने का काम किया। आम गरीब का बेटा कहां नौकरी लग जाए, कहां ईटीओ, कहां डीटीओ, कहां तहसीलदार, वही नौकरी प्रदेश में नौकरी लगते थे जिनके रिश्तेदार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनके सांसद हुआ करते थे, जिनके मंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री कभी कल्पना भी नहीं थी कि हरियाणा प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश में चरम सीमा पर था। एक परिवारवाद, एक जातिवाद, एक क्षेत्रवाद पूरी तरह था। ब्राह्मण कभी किसी से मांगता नहीं है, ब्राह्मण सोचता बहुत है, ब्राह्मण मन ही मन में रख लेता है। पर आपसे उम्मीद है ब्राह्मण समाज के लोगों को, आपने प्रदेश को दिशा दी है, आपने पूरे प्रदेश को दिया, हर जाति को दिशा दी है, हर संत और कवि को दिशा दी है। तो आपके सामने ये ब्राह्मण समाज के लोग आपके सामने हैं। आपने प्रदेश को दिशा देने का काम किया है। मैं आपकी दिल की गहराई से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आप पे पूरा हरियाणा का विश्वास है। हरियाणा में लोग कुछ भी कहते रहे, लोग आम आदमी व्यक्ति कहता है, प्रदेश में दिशा देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश को दिशा दी है। मैं सभी का हरियाणा के ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आप बहुत दूर दूर से आए हैं और चारों तरफ आपका बाहर भीड़ लगी है। तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। बहुत बहुत आभार मूलचंद शर्मा जी का। थोड़ा सा समय और साथ आपका चाहिए क्योंकि आज ये इतिहास बन रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय ओपी धनखड़ साहब की गरिमामयी उपस्थिति है। एक बार तालियां गुंजायमान हो और मैं निवेदन करूं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि वो आए और इस अवसर पर अपना संबोधन आप सबके समक्ष रखें। भारत में कहते हैं जब अतिथि आता है तो देवता है, लेकिन पूरा समाज इकट्ठा होकर आता है तो कहते हैं कि परमात्मा स्वयं आए हैं आपके रूप में। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम स्वयं विराट रूप में आए हैं। मैं उसका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा संयोग है, शिष्य की भूमि है, कर्ण की नगरी है और गुरु का महाकुंभ हो रहा है। और इसका जो अवसर मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के सांसद ने, हमारे सभी सांसदों ने और पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेताओं ने जो दिया, यह अवसर वंदनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। जहाँ आज साक्षात प्रभु परशुराम खुश हो रहे होंगे, वहां कर्ण को भी आनंद हो रहा होगा कि मेरी नगरी में मेरे गुरु का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है, वंदन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। मुझे बहुत आनंद है कि आज मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी परंपरा सरकार बनने के बाद शुरू की कि महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जाएं।
और इसके लिए मनोहर लाल जी बहुत बड़े सरे के अधिकारी हैं। लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि आपके हृदय के अनुसार आज का ये सम्मेलन भी ऐतिहासिक होगा। मैं अपने मुखारविंद से नहीं, अपने मुखारविंद से वो कोई घोषणा करेंगे और ये सम्मेलन ऐतिहासिक हो जाएगा। पूरे भारत में इसकी चर्चा होगी। हमारे बीच में मेरे बहुत ही वरिष्ठ नेता, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा हूं, मुझे लक्ष्मीनारायण भाला मराठी ब्राह्मण समाज से आते थे। अश्वनी जी और हम दोनों को जिन्होंने सिखाया, ऐसे बलवंत परशुराम आपटे जो महाराष्ट्र से आते थे, केवन गोविंदाचार्य जो तमिलनाडु से आते थे, जिनके साथ हमने उंगली पकड़ कर चलना सीखा, काम करना सीखा। उसी टीम के एक सदस्य अश्वनी चौबे जी पधारे हैं। मैं उनका हरियाणा की भूमि पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उस पूरी परंपरा को याद करना चाहता हूं कि भारत को भारत बनाने में, इस भारत को ऐसा बनाने में जहां भगवान परशुराम का योगदान था, विंध्याचल से आगे की भूमि जहां उनके तीर से प्रकट हुई थी, इस भारत को एकात्म बनाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो शंकराचार्य केरल से चले हो, चाहे वो संघ का काम चला हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चली हो, इस भारत को एक ऐसा भारत बनाने में जहां 12 ज्योतिर्लिंग पूजे जाते हैं, जहां 52 शक्तिपीठ पूजे जाते हैं, जहां कृष्ण कुरुक्षेत्र में भी है, वृंदावन में भी है, गुरुवायूर में भी है और जगन्नाथपुरी में भी है और द्वारकाधीश भी है और गोविंद करके जो मणिपुर में भी है। इस सब को बनाने का काम किसी एक समाज को अगर मैं सरे देना चाहता हूं तो ब्राह्मण समाज को देना चाहता हूं, उसका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत को बहुत लोग महान मानते होंगे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी महानता उस समाज में है जब कागज नहीं था, कलम नहीं थी, वेद याद किए गए, उपनिषद याद किए गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ करके रखा। कोई एक वेदी था, कोई द्वेदी था, कोई त्रिवेदी था और आज हमारे बीच में चौबे जी के रूप में चतुर्वेदी है। इस परंपरा को शायद दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी जिस समाज ने हजारों साल तक ज्ञान को याद रखा और उस ज्ञान को याद रखा जिसने दुनिया में घोषणा की कि किसी भी रास्ते से आओ मेरे तक आते हो, और उस ज्ञान को हमको बताया कि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि हम किसी किताब पर इसको रोकते नहीं हैं। कोई समाज 2000 साल 2500 साल पहले रुक गया, कोई 1500-1600 साल पहले रुक गया। मेरे ऋषि ने कहा चरैवेति चरैवेति, नेति नेति, जितना ज्ञान था मैंने दे दिया, अब अपने ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ो। आत्म दीपो भवय, आत्म दीपो भवय। ऐसे समाज को मैं नमन करता हूं, सारा हरियाणा उनको नमन करता है। हरियाणा दादा कह के बुलाता है। आज जो ये दादाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, मेरा वंदन है, अभिनंदन है। मुझे आनंद है इस बात का कि रामविलास शर्मा जी के साथ उंगली पकड़ के हमने भारतीय जनता पार्टी सीखी है। मुझे आनंद है इस बात का कि मेरे संसद में हमारे साथी चाहे रमेश कौशिक जी हों, डॉक्टर अरविंद जी हों, वो बहुत अच्छा काम संसद में कर रहे हैं, चाहे डीपी वत्स जी हों, और मूलचंद जी तो मेरे साथ किसान मोर्चा में काम करते हुए आगे बढ़े हैं और वो भी आज बहुत अच्छे मंत्री के रूप में सारा काम संभाले हुए हैं। मेरी टीम में मोहनलाल कौशिक जी काम करते हैं और आज के के और संजय जी को मैं भी बधाई देता हूं और मैं भी पैरवी करता हूं। धोड़ी की जमीन का मुद्दा मुख्यमंत्री जी आज आपकी वाणी से यहां जो समाज चाहता है वो मैं ये भी निवेदन करता हूं कि समाज की संस्थाओं को मुख्यमंत्री जी समाज को चलाने का मौका दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटरों को हटाइए और सभी समाजों को अपनी अपनी संस्थाएं चलाने का मौका दीजिए और उन समाजों की जो मांग है उनको पूरा कीजिए। जो वो चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़ने का आज काम करेंगे। और एक बात जो मैंने कहा कि अपने मुख से नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी खुद कहेंगे, वो भी आप सब सुनकर जाएंगे। मैं मंच पर उपस्थित नरेश कौशिक जी समेत सभी का, गोपाल शर्मा समेत सभी का वंदन करता हूं। और महाराज कालिदास, मैं एक शब्द कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। आप याद करो उस आदमी को जो पिछले दिनों कभी आपको मिला हो और उसको मिलने के बाद आपका अहंकार पिघल गया हो। उसका अपना अहंकार तो हो ही नहीं, लेकिन उसके सामने होकर आपका भी अहंकार पिघल जाए, ऐसी शख्सियत महाराज कालिदास जी, जिनके सामने खड़े होकर हर व्यक्ति का अहंकार पिघल जाता है।
ऐसी महान शख्सियत आज मंच पर है। मैं उनको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सबको आपके हृदय में बैठे हुए भगवान परशुराम को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, प्रणाम, वंदन। बहुत बहुत आभार माननीय ओपी धनखड़ जी का। दिव्य सज्जनों, हमारे साथ लगे मंच पर माननीय विधायक सीमा त्रिखा जी, साथ में प्रमोद विज जी, अजय गौड़ जी और बहुत सारे विशिष्ट अतिथि वहां बैठे हुए हैं। उन सबका और आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए भगवान परशुराम के शिष्य दानवीर कर्ण की पावन धरा करनाल में, जिनका शुभागमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री भारत सरकार आपकी करतल ध्वनि के साथ आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी का अभिनंदन वंदन करते हुए उनसे निवेदन करूंगा, अपना आशीष हम सबको दें, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। बोलिए सब प्रेम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्वक। भगवान परशुराम की। मुट्ठी बांध के हनुमान जी के तरह एक एक मुट्ठी बनी हुई रहनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, श्रद्धा पूर्वक, भगवान परशुराम की। भाई और बहनों, आज मैं देख रहा हूं ये अथाह समुद्र के तरह उफान भी है। लोगों के मन के अंदर तूफान भी है। आप यहां इकट्ठा हुए हैं, परशुराम की गुंज ऐसी होनी चाहिए जो गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक, कच्छ से कोहिमा तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की कानों में गुंजायमान रहे। भगवान परशुराम। आज दुर्भाग्य है कि जो बामो झामो ये कुंठित विचारधारा वो टुकड़े टुकड़े में बटे वैसे गैंग हैं जो लिखते हैं, जो बोलते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। उनके कान के पर्दे भी फट जाएं, उनके कान के पर्दे भी फट जाएं, तो एक बार फिर से दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलिए, जय परशुराम, जय जय परशुराम। भाई और बहनों, आज सचमुच में मंच पर विराजमान हैं एक ऐसे दैदीप्यमान नेता और सचमुच में ब्राह्मण त्याग की प्रतिमूर्ति होती है, और एक त्यागी पुरुष के रूप में जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने का काम किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता के रूप में, हमारे ओजस्वी वक्ता के रूप में और हरियाणा प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहां मौजूद हैं। परशुराम का वंशज, आज आपने परशुराम के उस फरसे को मनोहर लाल जी के हाथ में दिया है। इसलिए चिंता मत करो, किसी का अन्याय नहीं होगा, किसी मां बहनों की अस्मत हरियाणा प्रदेश में लूटने नहीं दी जाएगी। ये वही व्यक्ति है, आपने सही हाथ में सही अस्त्र दिया है, सही हाथ में सही अस्त्र दिया है।
शस्त्र और शास्त्र उन्हीं को समर्पित करना चाहिए जो उसके लायक होता है। और आज आप संपूर्ण समाज ने जो शस्त्र और शास्त्र की यहां ज्ञाता के रूप में उनको आपने प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए समाज के आए हुए तमाम परशुराम वंश के वंशजों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपका आभारी हूं। भाई और बहनों, यहां मीडिया के लोग भी हैं और सभी समाज के लोग हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी, जिनका बहुत ही हरियाणा प्रदेश को काफी सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जो छात्र जीवन से लेकर के आज तक लगातार संघर्षरत हैं, जिनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है। आज के इस मंच पर विराजमान पूज्य परम पूज्य श्री कालिदास कृष्णानंद जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। यहां हमारे परम मित्र जो 74 आंदोलन के साथी रहे, जिन्होंने 74 के आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जब हम लोगों ने सिपाही बनकर के आंदोलन का आह्वान किया था, शुरुआत किया था, उस आंदोलन के हरियाणा प्रदेश के एक सिपाही के रूप में जिन्होंने युद्ध छेड़ा था हरियाणा प्रदेश में, और बिहार में उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया था। एक ऐसे व्यक्तित्व श्री राम विलास शर्मा, पंडित राम विलास शर्मा, जिन्होंने जिहाद छेड़ा था उस समय के शासन के विरुद्ध, और जेल और सेल में आप बंद रहे। गया जेल में आप बंद थे, बिहार के गया जेल में महीनों आपने यातनाएं सही थी। भाई और बहनों, हमारे यहाँ पर मैं दानवीर कर्ण की धरती से आया हूं, आप सबको शायद मालूम नहीं होगा। मैं अंग जनपद भागलपुर का रहने वाला हूं, जहां मैंने जन्म लिया और जहां से हमारी जन्मभूमि के साथ साथ कर्म भी प्रारंभ हुआ। आधे दर्जन बार जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में और बिहार सरकार के मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते सन 74 के आंदोलन को एक दिशा देने का काम जो जयप्रकाश जी ने किया, उसका एक सिपाही भी रहा, एक योद्धा रहा, जेल में यातनाएं भी सही। और उस समय जेपी रो पड़े थे जब मैं अस्पताल में महीनों मौत और जीवन के साथ जूझ रहा था। और पहली घटना जेल की हुई थी, पहली घटना जिस पर जेपी रो पड़े थे। जेपी क्रंदन होकर के दुनिया भर के समाचार पत्रों को उन्होंने कहा था कि परकीय शासन से भी बदतर शासन स्वकीय शासन का है, जिसने इतनी क्रूरता छात्रों और युवाओं पर जताई है। जहां गर्म सलाखे से दागे गए थे, आज भी वो याद हमें उस बर्बरता की सीमा को जो पार कर चुकी थी, हमने उसको भी सहा है। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं ये भूमि मैं दानवीर कर्ण की धरती, जहां अंगराज दानवीर कर्ण को युधिष्ठिर ने राज्य दिया था, पहला राज्य, और उसी धरती का पैदाइश हूं मैं। इसलिए मुझे गौरव है कि मैं दानवीर कर्ण की धरती भागलपुर, जो अंग जनपद का मोर है, वहां से आया हूं। बक्सर तो भगवान राम की कर्म भूमि है, प्रथम कर्म भूमि है, जहां हमारा भी वो कर्म भूमि बन चुका है। तो बक्सर का सांसद के नाते, एक सेवक के नाते और भगवान राम की कर्म भूमि के एक पुजारी के नाते मैं आपके बीच आया हूं। भाई और बहनों, आज
ये क्षेत्र जो सचमुच में ये कर्ण की हुंकार होती रही है, यह भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। और सचमुच में कुरुक्षेत्र, अभी कुछ दिन पहले मैं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर गया था। यह कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, और सचमुच जिसको 2016 से इस गीता जयंती को देश में ही नहीं दुनिया में सुविख्यातित करने का काम किया, वो यहां बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री, प्रिय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने देश और दुनिया में गीता के उपदेश को सुनाने का काम किया। आज यही उपदेश यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्मियों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम पैदा होते हैं। और सचमुच में यह धरती बहुत ही न्यारा है। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ बहुत सारे साथी जो लोकसभा में 2014 से हमारे परम मित्र के रूप में, हमारे पड़ोसी के रूप में भाई श्री रमेश जी कौशिक, जो बहुत ही तेज तर्रार सांसद भी हैं और भक्ति भावना से भी प्रेरित है। हमारे साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ की पूजा भी सपरिवार आग्रह करके वहाँ पूजा करने गए। हमारे साथ जो सांसद के रूप में यहाँ विराजमान हैं, दूसरे आप सबके बड़े ही प्रिय नेता भी हैं, और मेरा छोटा भाई, मेरा सगा भाई, जो इसका नाम अरविंद है, मैंने इनको कहा था कि अरविंद शर्मा जो लोकसभा में आपकी आवाज बनकर के गूंजते रहते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद भी हैं। यहाँ राज्यसभा के माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जो नौजवान भी हैं, युवा हैं, और राज्यसभा में आपकी आवाज उठाते रहते हैं। हम सब लोगों के जो सेना में, वहां भी सेना के अंदर भी जिन्होंने वहां भी क्रांति दिखाया, ऐसे जनरल डीपी वत्स जी, जो राज्यसभा के माननीय सांसद डीपी वत्स हमारे नेता हैं, हमारे सूत्रधार भी हैं। भाई हमारे मूल चंद शर्मा जो मूल है, और इस हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में यहाँ विराजमान श्री मूलचंद शर्मा जी भी हैं। हमारे कई विधायक मंत्री भी हैं, श्री सुनील शर्मा जी, श्री नरेश कौशिक जी, श्री मोहनलाल जी बरौली, और कई अपने विधायकगण, सांसदगण, सबका नाम नहीं ले सकता। मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी माननीय विधायकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और राज्य के कोने कोने से आए सभी समाज के लोगों का मैं आभारी हूं कि आपने कल ही मुझे, मैं दिशा की बैठक में बैठा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश किया कि कल आपको यहां आना है। मुझे लगा कि मैं खुशी से, मैंने इनको कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और देर रात तक चल करके मैं सुबह यहां पहुंच गया। मुझे गौरव है, मुझे नाज है अपनी पार्टी पर, अपने नेता पर, जिन्होंने इस अश्विनी चौबे को भी 2013 के उस झंझावत से, जहां श्री केदारनाथ की धरती पर मैं सपरिवार गया था, आधे लोग हमारे बह गए, मैं भी कई बार बहते डूबते बचा, और उसको अगर फिर से जन्म भगवान केदारनाथ जी के कृपा से हुई, कुलदेवी की कृपा से हुई, तो पूरे परिवार को वहां से सकुशल धरती पर लाने का काम, हमारे घर पर लाने का काम आज के प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी सुध ली थी। और उनके सुध लेने के बाद मैं किसी तरह
बिहार पहुंच पाया था, ये वही नरेंद्र मोदी है। और आपको जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए। लोग कहते हैं पंडित पुरोहित पुजारी की बात, नरेंद्र मोदी जी जो भक्ति के साथ और शक्ति के साथ, मैं जानता हूं जिस प्रधानमंत्री जी ने, वो मुख्यमंत्री थे, उसके पहले वो कुछ भी नहीं थे, जो समाज के लिए, और जहां हिमालय के चोटी पर जाकर के भी एक तपस्वी बनकर के तपस्या करने का भी संकल्प लेने वाला व्यक्ति, जो समाज को लेकर चलता है, जो हर समाज को महत्व देता है, ऐसे महान व्यक्ति जो सबकी रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, जिसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने श्री केदारनाथ की त्रासदी के बाद उन्होंने जो मैंने छोटी सी खबर दिया था, और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने, उनका पहले भी संकल्प था, जब मैं हॉस्पिटल में केदारनाथ त्रासदी के बाद दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, उनका टेलीफोन आया, कहा चौबे जी आप घबराइए नहीं, केदारनाथ को भगवान की कृपा होगी तो ऐसा बनाया जाएगा जो लोग केदारनाथ जाने से डरते हैं। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन केदारनाथ की कृपा से, आशीर्वाद से, जहां आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को उड़ते हुए मैंने आकाश में जल में प्लावित होते हुए देखा था, और मैंने आग्रह किया था कि फिर से आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की यहां मूर्ति लगे। और देखो प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ की योजना से आज ऑल वेदर रोड, केदारनाथ और तमाम ऐसे धाम जाने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए आभारी है संपूर्ण पंडित समाज, संपूर्ण पुरोहित समाज। जहां लोग जाने के लिए डर रहा था, वहां उन्होंने इस प्रकार का कल्याण किया। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रगुजार हूं, और मैं बहुत बहुत आभारी हूं। भाई और बहनों, आज आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ आप सब लोग आए, मैं जानता हूं आपके लिए बहुत सारे विचार, आपके लिए बहुत सारे जो आपके आग्रह रहे होंगे। मुख्यमंत्री जी सबका ध्यान रखते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं। इन्होंने सारे संतों का, सारे महापुरुषों का सम्मान किया है, तो परशुराम के वंशजों का सम्मान क्यों नहीं होगा? परशुराम के वंशजों का सम्मान भी मुख्यमंत्री के मुखार विंद से होगा, जो देश और दुनिया में उदाहरण बनेगा, उदाहरण बनेगा। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं भाई और बहनों, ये ब्राह्मण को जाति से जोड़ा जाता है। माफ करिएगा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है, ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जातियों के घेरे में अपने आप को मत लाओ। हम तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे ले चल करके सबके प्रति एक ही धारणा, एक ही प्रार्थना, जजमान हमारे कल्याणमय हो। हम जजमान के कल्याण की भावना करते हैं। इससे बड़ी भावना हम सारा ग्रह, सारा दोष अपने कंधे पर ले लेते हैं, लेकिन जजमान का कल्याण हो ये बात करने वाले, इसलिए ब्राह्मण कभी याचक नहीं बनना, कभी याचक नहीं बनना, कभी याचक नहीं बनना। ब्राह्मण समाज को साथ लेके चलने वाला होता है, संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाने वाला होता है। इसलिए ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक विश्वास है, ब्राह्मण एक संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कार है। और मैं यही कहूंगा, धर्मो रक्षति रक्षता, उसी प्रकार से ब्राह्मण रक्षति रक्षिता। अगर ब्राह्मण की रक्षा करेंगे तो ब्राह्मण आपका रक्षा करेगा। यह है ब्राह्मण। आज परशुराम जी को याद करते हुए
परशुराम जी बड़े क्रोधी माने जाते थे, लेकिन परशुराम जी जैसा न्यायी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। अन्याय के विरुद्ध लड़ते थे, अन्याय के विरुद्ध वो क्रोधित होते थे। और इसलिए आज भगवान परशुराम को याद करते हुए मैं अपनी बात को यहां विराम देना चाहूंगा और एक ऐसे पंक्ति के साथ, मैं ब्राह्मण को लोग जातिवादी कभी कभी कह देते हैं, और ब्राह्मण भी अपने को जाति से गिनते हैं। कभी भूल से भी अपने को जाति मत कहना, ये कभी भूल से भी मत कहना कि हम इतना % और इतना % है। ब्राह्मण सबसे ज्यादा, ब्राह्मण को देवता कहते हैं, ब्राह्मण देवता कह के प्रणाम करते हैं। आप जाति नहीं, आप तो देवतुल्य हो। भाई और बहनों, मैं एक पंक्ति कह करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो दधीची अपने शरीर का दान अस्त्र और शस्त्र बनाने के लिए नहीं करते, कभी नहीं करते। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं होते, फिर कोई चंद्रगुप्त नहीं होता, और 1857 की पहली स्वतंत्रता की क्रांति का कोई मंगल पांडे नहीं होता। आज ऐसे लोग जो देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग अगर ये कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो कान खोल करके सुन लो कि ब्राह्मण आशीर्वाद भी देता है, और ब्राह्मण जब कमंडल से जल निकाल लेता है तो संहार करना भी जानता है, संहार करना भी जानता है। इसलिए ब्राह्मण को जाति से मत उधेड़ो। ब्राह्मण के प्रति ब्राह्मण कभी भी किसी से कोई बैर नहीं करता। ब्राह्मण सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति अच्छे विचार और सबको साथ लेके चलने का, सबके कल्याण के लिए काम करता है। कल्याण सबका हो, यही विश्वास। और मैं इन्हीं बात को कहते हुए आप सबको आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि आइए हमारे परशुराम के वंशज आप सभी मिलकर के हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाइए, एक ऐसा प्रदेश जो शायद इस फरसा को देख करके, ये परशुराम के फरसा को देख करके कोई गुंडा, कोई बलात्कारी हिम्मत ना करे अपनी मां बहनों पर छींटाकशी करने का, हाथ उठाने का। और इसलिए आपका काम, आपका यह कर्तव्य होता है। इसलिए परशुराम के वंशजों, अपने कर्तव्य का पालन करो, और जब कर्तव्य का पालन करोगे तो अधिकार तो मिलेगा ही, अधिकार मिलेगा। कोविड के कालखंड में एक सम्मेलन को मैं एड्रेस कर रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंस से। उसमें देश के और दुनिया के कई देशों के पंडित और पुरोहित समाज के लोग थे। उन्होंने कहा कि आज तो भूखे हैं, कोई दाना देने वाला नहीं है। हमने कहा चिंता मत करो, हमारे प्रधानमंत्री सबके लिए मुफ्त अनाज देने वाले हैं। और उन्होंने सबके लिए मुफ्त अनाज दिया। और मेरा विश्वास है हरियाणा प्रदेश से जो गूंज उठेगा, आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उनकी भावना है, और वो अपनी भावना से आपके प्रति जो उनकी सद्भावना है, जरूर आपके कल्याण नहीं, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए जो उनकी भावना पंडितों के प्रति, पुरोहितों के प्रति, पुजारी के प्रति है, वो उद्गार व्यक्त होगा जो देश और दुनिया के लिए इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं। बोलिए फिर से एक बार प्रेम से, श्रद्धा से, जय परशुराम। एक भी मुट्ठी खुली नहीं, पूरी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। जय परशुराम, जय जय परशुराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी, स्वस्थ, मंगलमय रहे हो,
यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय परशुराम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का, इन्होंने इतना जोशीला और ओजस्वी भाषण दिया। मैं सब लोगों से विनती करूंगा एक बार आके सारे कुर्सियों पे बैठ जाएं जो पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री कुमार चौबे जी का। और अब देवियों सज्जनों, आप सबकी जो प्रतीक्षा थी और वो घड़ी आ गई है जब हम इस सोच को, जो कि संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना की सोच जिन्होंने दी और सर्वजन के कल्याण के लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक का संकल्प देकर सबके विकास का मार्ग प्रशस्त किया, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का वंदन अभिनंदन करते हुए उनसे हम निवेदन करेंगे कि वे इस अवसर पर प्रदेश भर से और प्रदेश के बाहर से भी आए इस तमाम विशाल जनसमूह का उनको संबोधित भी करें, उद्बोधन करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनका संबोधन, उनका उद्बोधन और उनका मार्गदर्शन हम सबके जीवन में नए मार्ग प्रशस्त करेगा। देवियों सज्जनों, बोल भगवान परशुराम जी महाराज के, बोल भगवान परशुराम महाराज के, दादा लक्ष्मी जी के, दादा लक्ष्मी जी के। आज ये पवित्र नगरी, कर्ण जी की नगरी, और ठीक संबंध जोड़ा है हमारे केंद्र सरकार से हमारे राज्य मंत्री फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मंत्री पर्यावरण वन जलवायु राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने कि जहां इनका जन्म हुआ वो कर्ण जी की भूमि है और ये कर्ण जी का बसाया हुआ नगर है करनाल। तो इस नाते से मैं सबसे पहले हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे मंत जी 1008 मंत श्री श्री कालिदास जी परमहंस जी चले गए, अभी उनको जाना था गुजरात, मुझे कह करके गए हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में सभी हमारे नेता, श्री मूलचंद जी शर्मा हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, हमारे यहाँ के उपस्थित सभी सांसदगण, श्री संजय भाटिया जी, श्री रमेश कौशिक जी, श्री अरविंद शर्मा जी, जनरल डीपी वत्स जी, श्री कार्तिकेय शर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री रामविलास शर्मा जी। मित्रों, नाम बहुत हैं, अगर लूंगा तो इसी में समय जाएगा, समय बहुत हो गया है। उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी ब्राह्मण संस्थाओं के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों और साथी कलाकार बंधुओं, मैं आपका अपनी विशेष भूमिका से स्वागत करना चाहता हूं और वो विशेष भूमिका है, मैं करनाल से विधायक हूं, करनाल के जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे प्रदेश से आए हुए सप्त ऋषियों के वंशज का
मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब इस प्रकार का कार्यक्रम होता है और जब मुख्य वक्ता से पहले दर्जनों वक्ता बोल जाते हैं, तो सबसे बड़ी कठिनाई मुख्य वक्ता के सामने ये होती है कि क्या बात कही जाए क्या न कही जाए, कि जितना मसाला कहने वाला है वो हमारे सारे पूर्व के वक्ताओं ने ये कह दिया होता है। अब उसमें से दोहराऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बातों का उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान परशुराम जी का यादगार दिवस, जो बताया जा रहा है कि हरियाणा बनने के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम कभी प्रदेश में नहीं हुआ। ठीक कहा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कि छोटे मोटे कार्यक्रम सब होते रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ये ना समझे कि इनकी भाषण को मैंने सुना नहीं है, मैंने इनका भाषण भी सुना है, संजय भाटिया जी का भी सुना है, मैंने हर एक वक्ता का भाषण सुना है और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे 10 साल के लिए मुख्यमंत्री देखने की इच्छा व्यक्त की है। और जहां तक आगे का विषय है, आगे का जहां तक विषय है, अरविंद जी की इच्छा ध्यान में आई, लेकिन मित्रों भाइयों बहनों, ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चाह करके भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इच्छा रखने में कोई आपत्ति नहीं। जितने विधायक हैं चुनाव लड़ने से पहले भी अपनी इच्छा मन में रख सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद तो रखना में कोई आपत्ति नहीं है। जितने सांसद हैं वो भी अपनी इच्छा रख सकते हैं। सांसद अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इतना ही है, उसको विधानसभा का दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है, और जो सांसद अपने 9 विधानसभा में जीत गया तो एक विधानसभा तो जीत ही सकता है। तो इसलिए मित्रों भाइयों बहनों, मेरी सबके प्रति सद्भावना, शुभकामना, सबको आगे बढ़ना है। और खास करके युवा पीढ़ी, जिस ब्राह्मण समाज के युवा पीढ़ी ने आज इस कार्यक्रम को सफल किया है, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं, मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज का युवा कल को प्रदेश, देश, दुनिया सब में अपना नाम करने वाला है। अपने देश का नाम सब जगह ऊंचा करने का काम हमारा आज का युवा करेगा। तो मैं इस समय पर जो कार्यक्रम है भगवान परशुराम जी के यादगार के दिवस पर, मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो भगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, शस्त्र में भी विद्वान थे, शास्त्र की कला भी उनके पास थी। और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमेल न खाए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में जिसको हम अपना सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं उस महान प्रकर्मी, तेजस्वी और गरीबों के उद्धारक भगवान परशुराम जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अपनी परंपरा संत समाज की रही है। बहुत महात्मा लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने हमको विचार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिया, रहने सहने की कला सिखाई, एक सुखी जीवन कैसे बने, शांत प्रिय माहौल कैसे रहे, इसके लिए समाज की बुराइयों को दूर करने का काम सबने किया। सरकारें तो अपना विकास के काम में अपना लगी रहती है, इतना पैसा यहां से आएगा, इतना यहां चले जाएगा, ये सड़कें बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, ये रेलगाड़ी बन जाएगी, ये जहाज बन जाएंगे। लेकिन समाज को एक वातावरण देना, अच्छे विचारों का वातावरण देना, ये संत महापुरुषों का काम होता है। हमने विचार किया कैसे संतों महापुरुषों के भी
याद करने के कार्यक्रम, उनकी जयंतियां, उनके प्रकाशोत्सव ये दिन मनाए जाएं। चाहे फिर वो महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु रविदास जी, भगत कबीर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, बंदा बहादुर सिंह जी, महर्षि कश्यप जी, और चाहे भगवान परशुराम जी। हमारे धनखड़ जी कह रहे थे कि आप तो जयंती मनाने वाले एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गए हो, क्योंकि अभी 20 तारीख को एक हिसार के अंदर बाबा सूरसेन जी की जयंती का कार्यक्रम भी मुझे रख के बताया कि उसमें भी आना है। इसका हेतु क्या है? हेतु यह है कि महापुरुषों को बार बार याद करने से हमारे जीवन की कुछ कमियां दूर होती हैं, इसलिए हम उनको याद करते हैं। और इस काम में सरकार ने योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार मान सम्मान के जो कार्यक्रम हैं, ये योजना है, इसको हम लगातार करते रहेंगे। इसका अभाव था, इसको हम दूर कर रहे हैं, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो ब्राह्मण समाज है, भगवान परशुराम जी के चिन्हों पर चलने वाला, जैसे कहा कि कुछ जन्म और जाति से पहचान नहीं होती है ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज जैसा एक शब्द का अर्थ अगर निकाला जाए, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो भगवान के दर्शन करा सके वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ज्ञान है, ज्ञान भक्ति भाव वो सिखाता है, सदाचार वो सिखाता है, शिक्षित वो करता है, कुशलता वो सिखाता है। बहुत से ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के, उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दिशा देने का काम ये हमारा समाज करता है। और हाँ, अन्याय के साथ लड़ाई का काम भी भगवान परशुराम जी की सोच की देन है। अन्याय सहन नहीं करना है। जीवन के अंदर वर्गों का संघर्ष चलता रहता है, तो अन्याय के प्रति सचेत होकर के उसका मुकाबला करना। आखिर तो हमारे देश की आजादी जब हमने प्राप्त की तो कितने लोगों ने उसके अंदर संघर्ष करके अपने जीवन का बलिदान दिया। वीर सावरकर जी का नाम ले लो, मंगल पांडे के जैसे नाम की बात आई, कितने ही महापुरुष इस काम में आगे रहे। ब्राह्मण समाज के भी वीर जवानों का, बलिदानियों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, उसमें कोई कमी नहीं रही है। तो मैं समझता हूं ब्राह्मण समाज का दर्जा समाज में एक ऊंचे दर्जे के नाते जो रखा गया है, उस दर्जे को हम सब मेंटेन रखेंगे और उस दिशा में आगे चलते रहेंगे। ज्ञान, धैर्य, उच्च चरित्र, मानव मात्र के कल्याण की जो बात है, ये लगातार हम करते रहेंगे। तो मित्रों भाइयों, आज भी समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अगर सबसे आगे आना होगा तो अपने इस समाज को आना होगा। चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो भ्रूण हत्या जैसी, ऐसा एक लोगों ने कुछ इस प्रकार से कुछ कुक्रम करते रहे हैं, जिसको सरकार भी सख्ती से और जो लड़ाई लड़ रही है। तो इस प्रकार से हम धर्म की रक्षा करने के लिए सब बुराइयों को हमने मिटाना है। इसी प्रकार से जैसे नशाखोरी, ये नशाखोरी भी जो है ये बहुत बड़ा एक अभिशाप ये हमारे समाज में लगा है। इस पर भी हमको कमर कसनी है, आगे बढ़ना है। आज जैसा मैंने बताया कि खालसा पंथ की नींव रखते समय और उसमें स्थापना में पहले जो 2 शहादत दी गई थी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, ये ब्राह्मण थे। गुरु तेग बहादुर जी के साथ इन्होंने शहादत दी थी। और आज करनाल वासियों की एक मांग भी मेरे पास आई थी कि क्या भाई मतीदास सतीदास जी के नाम से कोई एक चौक का नाम रखा जा सकता है। तो मैं घोषणा करता हूं कि करनाल में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी के नाम से जो फुआरा चौक है, मुगल ट्रेन जहां बात शुरू होती है, वहां एक कुटिया जो निर्मल कुटिया वाली सड़क है, फुआरा चौक का नाम आज से भाई मतीदास सतीदास छिब्बर चौक ये रखा जाएगा। जैसा हम जानते हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया दादा लक्ष्मीचंद जी का, दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनियों ने हरियाणा के प्रदेश की जनता को कितना उसमें कुरेदा, कितना उनको दिशा देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में दादा लक्ष्मीचंद जी की एक फिल्म आई थी,
मैंने स्वयं देखी है। जरा एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म किस किसने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मीचंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने चाहिए। उनकी जीवन से, उनकी रागनियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमने तो दादा लक्ष्मीचंद जी को एक मान सम्मान दिया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया, रामविलास जी उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम संतों महापुरुषों के इस काम लगातार इसमें लगे हैं, कर रहे हैं। हमारा इतना ही मानना है कि हम जो समाज के लोग हैं, सर्वस्व समाज को अपना मान करके चले। हम कभी भी विचार न करें कि हमारी एक जाति अलग है। हम सारे समाज को दिशा देने का काम ये ब्राह्मण समाज का है। अगर मैं इतिहास के एक पन्ने पर जाता हूं तो आचार्य चाणक्य को उनके पिताजी ने कौटिल्य का नाम दिया। एक विद्वान अर्थशास्त्री बहुत बड़े हुए। हमारे इतिहास में ये बहुत सी घटनाएं उनके नाम से आती हैं। एक घटना यह भी है कि उन्होंने, और जब राजा का चयन हो रहा था तो उन्होंने चंद्रगुप्त का नाम लिया। और आपकी जानकारी के लिए मुझे भी बहुत देर में जानकारी मिली कि राजा चंद्रगुप्त अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। यानी आचार्य चाणक्य एक अच्छे व्यक्ति को, जो देश को कुछ न्याय प्रता दे सकता है, उसकी पहचान की किसी जाति से हो तो इसमें जातियों का उल्लेख नहीं होता है। हम पूरे समाज को, मैंने तो 2014 में जब पहला चुनाव करनाल से लड़ा, एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक है तो सारे हरियाणियों मिलकर के करेंगे, हम जाति पाति के भेदभाव में नहीं चलेंगे। तो इसलिए मित्रों, हमको ये विषय भी ध्यान रखना है। और जहां तक आचार्य चाणक्य की बात है, कभी कभी ये भी आता है कि इनके ऊपर जितना शोध होना चाहिए उतना शोध नहीं हो रहा। तो मैं ये घोषणा और करता हूं कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनका जो है पूरे मान सम्मान के साथ उनके किए हुए कामों के ऊपर ध्यान हो और आचार्य चाणक्य के बारे में पूरी खोजबीन करके और समाज को हम दिशा दे सकें। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे समाज का जो आप काम करते हैं, सरकार भी ऐसे ही काम करती है। खास करके अगर मैं कहूं तो ये जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं हमने बनाई हैं। ई गवर्नेंस हमने शुरू किया है, हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ हैं, लेकिन पहले सरकार के जो नियम थे उसके कारण से केवल 9.5 लाख परिवार उसमें आते थे। हमने उस लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाकर अब उसके अंदर 28,89,000 परिवारों को उसमें शामिल किया है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, उनको हर प्रकार का लाभ दिया जाएगा। और जब हर प्रकार के लाभ की बात आती है तो गरीब कौन है कौन नहीं है, इसका जैसे उल्लेख हो रहा था कि हमारा बोर्ड उसका एक प्रकार से पहचान करेगा। अब वो जमाना अलग हो गया, क्योंकि आज आईटी के माध्यम से हम सब घर घर की जानकारी रखते हैं। आज हमको पता है किस जाति में किस आय के कितने लोग हैं। आय के हिसाब से, भैया ढोल बंद कराओ जरा, तो ये आय के हिसाब से, गरीबी तो आय के हिसाब से ही होती है। तो हमने 1,20,000 की बजाय 1,80,000 तक भी जो परिवार आ जाएंगे उनको गरीबों का सब लाभ मिलेगा। उनको कोई फीस स्कूलों में नहीं देनी पड़ेगी। उनको इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए का बीमा है, केंद्र सरकार ने तो 15 लाख लोगों का किया है, हमने उसके अंतर्गत अब 28,89,000 अर्थात 14 लाख परिवार उसके अंदर बढ़ा दिए हैं। अगले 1 महीने के अंदर सभी परिवारों को गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का मिल जाएगा, ताकि इलाज के ऊपर किसी का खर्च ना हो। तो इतनी बारीकी से हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों भाइयों, वो जमाना चला गया कि जो कुछ लोगों के जिम्मे हम लगाते हैं और वो उसकी गरीबी में से निकालते हैं। हाँ, एक विषय जरूर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे जो पुजारी हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, इनकी आज जो दशा है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है।
हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं, पुरोहित घरों में जा करके परिवार कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं, बाकी सब कराते हैं। तो मैं आज एक घोषणा करता हूं कि पुजारी और पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले, और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते, जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा, ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। हम एनफोर्स करेंगे कि इनको वो पैसे का लाभ इनको मिले। एक विषय आया है कि किसी एक संस्था का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखा जाए, तो हमने तय किया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करनी है, मेडिकल की व्यवस्थाएं ठीक करनी है। पहले तो मेडिकल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो हमारा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सैंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 BAMS की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं, ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर MS और MD की मांग है, 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 MS MD की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का MS और MD का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। और ऐसा ही एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है। मित्रों, सरकार के कामों में जैसा मैंने बताया, हमने अंत्योदय के नाते जो काम किए हैं उसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिनकी इस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, इन सब की आय को कैसे 2 लाख से ऊपर किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लगभग 32,000 परिवारों के लिए सहायता जो मंजूर कर दी है, उनको लोन मिलेगा, बैंक से मिलेगा, नहीं तो उनको नौकरी मिलेगी। ये सारा हम काम कर रहे हैं। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें भी बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उसकी, कि आय का कौन सा पैरामीटर होता है नंबरों का। हमने कहा नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे। अगर 1 लाख से नीचे आमदन है तो उसको 50 नंबर देंगे, 1,80,000 है तो उसको 40 देंगे, उसके ऊपर 30, 20 और आखिर में 10 नंबर, ताकि जिसके परिवार में कोई कमाने वाला है ही नहीं, अगर वो योग्यता रखता है तो पहले उसको नौकरी क्यों ना दी जाए। बोलो, गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हम समाज के उस प्रकार के काम कर रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। हमने कहा कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उसको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर अतिरिक्त दे दो, ताकि शायद उन 5 नंबरों के कारण से भी वो आगे बढ़ के आ सके। और आपकी जानकारी के लिए, जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो केवल इन 5 नंबरों के अतिरिक्त मिलने के कारण से ही आ रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं। तो मित्रों, हम ऐसी बहुत सी योजनाएं, खास करके आयुष्मान का, जैसे मैंने बताया, आयुष्मान भारत के साथ साथ चिरायु भारत एक नई योजना शुरू की है। और ऐसे ही हर व्यक्ति के शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण हो, यह योजना भी मैंने बनाई है, जिसका नाम रखा है निरोगी हरियाणा। अब इसमें क्योंकि बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHCs, PHCs, डिस्पेंसरीज, सब जगह उनके परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगले 1 साल के अंदर अंदर जब भी जो जहां जाएगा उसका परीक्षण होगा। 1,25,00,000 लोगों का परीक्षण इस साल के अंदर हो जाएगा, आधी से ज्यादा आबादी, ताकि किसी को कोई बीमारी हो गई, प्रारंभ में उसको चेक किया जा सके और उसको इलाज की तरफ आगे बढ़ सके। मित्रों, भाइयों बहनों, नौकरियों के मामले में हमने जो पारदर्शी काम किए हैं, उसका सर्व और बहुत बड़ा बोलबाला है। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र हैं, उनको कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है, नीति बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के
और ऐसी ऐसी बातें उठा के लाएंगे, ये तो जो है और सरकार फेल हो गई है, इस सरकार को बदल देना, ये करना वो करना। कहीं भी किसी एक नाली में से पानी मानो निकल रहा है, उसी का फोटो लेके डालेंगे। कभी भी किसी नहर में से छोटी मोटी, अरे हजारों किलोमीटर लंबी नहरें, नालियां, सड़कें ये हैं। अब ये चलने वाला लगातार काम है। सड़क बनी है तो कोई खड्डा होगा ही, लेकिन उस खड्डे की साथ मरम्मत हो जाए। नई सड़कें भी बनेंगी, बरसात के अंदर नहीं बन सकती, सर्दी में भी जनवरी के बाद बनती हैं, ये सबको पता है। लेकिन हर छोटी बड़ी बात में से और बड़े बड़े विषय निकाल के लाएंगे। और आजकल ये सोशल मीडिया का शौक जो लोगों को हो गया है, इसमें तो रोजाना और कुछ नहीं तो रात को मुख्यमंत्री बदल करके सोने की आदत हो गई है। ये मुख्यमंत्री गया, ये गया, कल और दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अरे भाई, आ जाए या ना आ जाए, आपको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा। ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, ये हमारी उपलब्धियों का हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। व्यक्तियों के हिसाब से कुछ बदलता नहीं है। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, हम सब काम करने वाले हैं, एक टीम के रूप में काम करने वाले हैं और टीम के रूप में ही निर्णय करते हैं। किसी एक मैनिफेस्टो, किसी एक सोशल मीडिया और बुक क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये निर्णय नहीं होते हैं। हाँ, मजे लेने वाले लोग लेते हैं, मजे लेने वाले लोग लेते हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, जिस दिन ये करते करते थक जाओ ना, मेरे पास फिर आ जाना, फिर मैं कुछ और बता दूंगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए। तो मित्रों, भाइयों बहनों, नीतियों की कोई समीक्षा करता नहीं है। विपक्ष के लोग लगातार कोई ना कोई छोटी छोटी बातों की जो आलोचना करते हैं, और कुछ भी बात न मिले तो छोटे छोटे धरने प्रदर्शन, उनको उकसाने की बात करते हैं। चल 10 लोग धरने पर बैठ जाओ, तुम अपनी मांग बना के लाओ। हम कहते हैं धरने प्रदर्शन के बिना आप हमको आके बता दो। हमारे बहुत तरह के पोर्टल खुल गए हैं, सीएम विंडो, जिसके ऊपर 12 लाख लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस डाली हैं। मैं हर जिले में जा रहा हूं, 500-500 700 लोगों की बात सुनता हूं, अधिकारी साथ जाते हैं। आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है? पहले आके बताओगे, योग्य समय पर समस्या का हल हो जाएगा। समस्याओं का हल करने के लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। हर दिन किसी एक योजना को पकड़ के इसको हल कैसे करना है, समस्याओं का समाधान, विवादों का समाधान। मेरा खुला चैलेंज है, आप समस्या के लेके आओ। मनोहर लाल का नाम समाधान है, हर चीज का समाधान हमारे पास हम करेंगे, हर चीज का करेंगे। कोई विकास की बात है, कोई डिमांड है, मांग है, कोई पैसे की कमी नहीं है। 1,77,000 करोड़ रुपए का पिछली बार हमने बजट घोषित किया था, और इस बार और आगे बढ़ेगा। ये शोर मचाते हैं, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा। अरे भाई, कर्जे के एक सिस्टम है। आपके समय भी 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया था, अब 8 साल के बाद वो बढ़ेगा ही। कोई भी चीज 7 साल में, 6 साल में, 7 साल में डबल हो जाती है। और फिर हमारे पैरामीटर हैं, हम जो जीएसडीपी का 3% सालाना और टोटल कर्ज 25%, इससे ज्यादा कभी लेते नहीं हैं। हमारे सारे पास पड़ोस के प्रदेश दिवालिया हो गए हैं। उनके पास समय पर तनख्वाहें नहीं देती हैं, समय पर ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ, कहीं कोई गलती हो रही हो तो अपने समय में ही, चाहे पुरानी गलती हो चाहे आज के समय की गलती हो, उसको पकड़ने में, उसको दंडित करने में कभी झिझकते नहीं हैं। हमने बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोगों के नाक में कस दी है नकेल कि गलती कर सोचेंगे नहीं। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता के आदमी हो, कर्मचारी हो, कोई गलती करता हुआ हमको ध्यान में आ जाए, रातों रात उसका बिस्तरबोरी कुंज करते हैं, रातों रात करते हैं। तो मित्रों, ये जो विपक्ष के लोग जो आलोचनाएं करते हैं, इनसे जरा पूछना चाहिए कि तुमने अपने टाइम पर क्या किया था। ऐसी योजनाएं जो आज हम बना रहे हैं, इन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा है। केवल कैसे लूटना खसोटना, सरकार का पैसा अपने और अपने चहेतों के जेब में कैसा डाले जाए, इसकी योजना लगातार बनाते थे। हम उससे कोसों दूर है मित्रों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो सहयोग और समर्थन आपने दिया। लेकिन अंतिम वक्ता जो होता है, वो खत्म करने से पहले लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए कुछ और बातें आएंगी, इंतजार है ना। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन
अक्षय तृतीया ये गजटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। इसी प्रकार एक विषय आया है पैरावर की जमीन का। अरे कर रहे हैं सुन तो लो, सारी सुनोगे कि नहीं? अभी सारी सुनोगे कि नहीं? क्या छुट्टी नहीं चाहिए? छुट्टी नहीं चाहिए? अरे छुट्टी वापस ले लेता हूं मैं अगर नहीं चाहिए तो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे सारी बोल रहा हूं, सारी आखिर तक तो सुनोगे कि नहीं? आखिर तक नहीं सुनोगे? आखिर तक सुनो, बैठो सुनो। इसी प्रकार जो ये पैरावर की जमीन का विषय आया है, पैरावर की जमीन आपको पता है ये झगड़ा आज का नहीं है। ये डिपार्टमेंट और हमारे सामाजिक संस्थान जो भी वहां रोहतक का संस्थान है उसका झगड़ा ये 2013 में शुरू हुआ था। 13 तक 2 बार इसको एक बार एक्सटेंड किया गया, 2 साल पहले टाइम था, 4 साल तक बिल्डिंग बनी नहीं। फिर उसके बाद इसके ऊपर पैसा वो नहीं भरा गया तो लगातार बढ़ता चला गया और एक नोटिस उसको कैंसिल करने का आ गया। डिपार्टमेंट भी गांव की बजाय शहर का हो गया। एचएसवीपी ने वो जमीन जो है एक्वायर कर ली। एक्वायर करने के बाद उन्होंने भी अपना खर्चा शुरू कर दिया, तो आखिर में ये झगड़ा शुरू हुआ। मैं 2019 में गॉड ब्राह्मण कॉलेज में गया था और उस समय ये सारा विषय समझ में आया, उससे पहले हमको भी बताया नहीं किसी ने। और इस समस्या को हल करने के लिए मैंने हाँ भी की थी। और अगर गॉड ब्राह्मण कॉलेज के संस्था के लोग यहां बैठे हों तो 51 लाख रुपए उसमें दे के भी आया था मैं। बताओ, गॉड ब्राह्मण कॉलेज के लोग बैठे हैं, देखिए आया था ना। और वो 51 लाख आज तक भी खर्च नहीं कर पाए हैं, बैंक में यूं का यूं पड़ा है। और शायद 11 लाख रुपया और भी किसी ने दिया था। रामविलास जी 11 लाख दे के आए, ओम प्रकाश धनखड़ दे के आए। तो हम चाहते हैं कि वो कॉलेज संस्थान आगे बढ़े, लेकिन जब झगड़े होते हैं तो विभाग में से चीजों को ठीक कराने के लिए टाइम लगता है। अब खैर कहानी में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो समस्या का हल हो गया है। वो जमीन पैरावर की गॉड ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। और एक नई बात बता रहा हूं इसमें, और एक नई बात बता रहा हूं, क्योंकि इस झगड़े में 2009 से ये जमीन लीज पर ली गई थी, 2042 में खत्म होनी थी। अब चूंकि 13 साल उसमें बीत गया, कुछ हुआ नहीं। बाकी चीजों की भरपाई तो कर लेंगे, 13 साल कैसे उसमें से भरपाई करेंगे? इसके लिए किसी समाज के व्यक्ति के पास जवाब नहीं है। मैं जवाब लेके आया हूं कि अब 2022 से नए सिरे से और 33 साल के लिए 2055 तक इस लीज को रिन्यू किया जाएगा, ताकि ये 13 साल भी जो आपके खराब हुए हैं इसको भी हमने 55 तक कर दिया है। इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। और कोई पैसा जो आपका पिछला है उसमें जो रेट है आपका लीज का, वो तो जैसा जैसा उसका नियम है वैसा बनेगा, लेकिन कोई उसी प्रकार के जो फाइन लगा है, ब्याज लगा है, पेनल्टी लगी है, वो सारा उसमें माफ कर देंगे। तो इसी प्रकार मित्रों, भगवान परशुराम जी के ऊपर एक मन में यह भी विचार आया है कि उनकी जीवनी पर, उनके चित्र से एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए। इसके लिए, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, हम हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनको हम यहां से पत्र लिख करके, और मुझे पूरा भरोसा है उनसे हम जारी कराएंगे, ताकि कभी भी किसी अच्छे मौके के ऊपर और उनकी एक जो है डाक टिकट ये जारी की जाए। जहां तक ईपीबीजी का विषय है, सुनने का विषय सुनिए, आप अलग अलग ना बोलो, एक एक चीज को सुनो। अब ईपीबीजी का मामला क्या था सुनिए। इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। अब ये योजना पहले यहां बनी थी हरियाणा में,
बाद में यही योजना केंद्र सरकार ने बना दी, नाम दूसरा था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS। 10% का जो आरक्षण यहां था वही सेंटर में था। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा, ना वो EWS हो या EPBG हो, फर्क नहीं है। अब अंतर रह गया एक कि कुछ लोगों की भर्ती हुई थी, नाम सिलेक्ट हो गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा भर्ती को नियुक्ति पत्र मिल गए थे। लेकिन जब ये बीच में चेंज हुआ, केंद्र सरकार ने वो बनाया, उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एक थोड़ा डंगा डाला था कि अब इसके बाद EWS में जो भर्ती होंगे वही लागू रहेंगे, बाकी बचे हुए EWS के लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो EPBG के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है। हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें, उनको नियुक्ति हम दिला सकें। ये हम 20 और 22 तारीख के आसपास इसका निर्णय हम करवाएंगे। अब मित्रों, एक जो विषय रह गया है जिसके बारे में अभी नीचे से आवाज उठ रही थी, और वो विषय है डोलीदार। मुझे पता है ये भी बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये जब डोलीदार का कानून बना था उस समय इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जब ये कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसके अंदर कई बातें आई। हमने एक अमेंडमेंट उसमें किया था कि कोर्ट का जो रास्ता साफ कर दें। अब जो साफ हो गया है वो आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर दो हिस्से हैं। एक प्राइवेट जमीन जो लोगों ने अपने पंडितों को डोलीदार, भोंडीदार, जो भी कुछ नाम रखे हैं, उनको दी हुई है। एक है जो सरकारी जमीन है, पंचायती जमीन है या नगर पालिकाओं की जमीन है, वो भी उन्होंने दे दी। अब जो एक्ट बना करके केंद्र की भी मोहर उस पर लग गई है, वो अभी कुछ दिन पहले ये फैसला हो गया है कि जो प्राइवेट जमीन है लगभग 1700 कुछ एकड़ है, जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर, वो सारी प्राइवेट जमीन का जो डोलीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। जहां तक सरकारी जमीन की बात है, सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है। लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए, लेकिन जहां तक बहुत जिन्होंने धंधे व्यवसाय करने हैं, जिन्होंने करोड़ों की जमीनें वो लेकर के कुछ ने बेच भी दी हैं, कुछ ने बेचने का काम कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा कठिनाई आएगी। और मैं समझता हूं समाज सब बातों को समझता है। कुछ लोगों का तो लालच है, कुछ को अपना घर और अपने परिवार का गुजारा भत्ता करना, गुजारे भत्ते और जो मकान के लिए वो सारी जमीनें छूटेंगी। लेकिन जो बेच करके करोड़ों रुपए का लालच करते हैं वो पहले ही कोर्ट ने बंद किया है, उसके ऊपर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ऐसा इसके अंदर एक निर्णय किया है। जहां तक करनाल की स्थानीय योजनाएं हैं, जैसा मैंने बताया है, अभी एक चौक का नाम फुआरा चौक, जो भाई मतीदास सतीदास छिपड़ चौक, वो हमने रख दिया है। एक जमीन का विषय आया है कि इनको कोई धर्मशाला के लिए जमीन, तो इसमें भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो HSP का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2000 एकड़ का ये प्लॉट, और केवल करनाल में नहीं, और भी जगह पर जहां जहां जरूरत होगी धर्मशाला के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जो नियम पॉलिसी है उसके हिसाब से ये प्लॉट दिए जाएंगे। इसी प्रकार ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के
कॉलेज के सामने वाला मार्ग है उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। एक हमने कहा है कि कोई शहर के अंदर बड़ा कोई पार्क यदि हमको मिलेगा, अभी ढूंढ रहे हैं हमारे लोग, अगर बड़ा पार्क कोई मिलता है तो वहां भगवान परशुराम जी का एक स्टैच्यू ये भी लगवाया जाएगा, ऐसा भी हमने यहां के लोगों को विश्वास दिया है। कुछ धर्मशालाएं हैं यहां करनाल में, कुछ धर्मशालाओं को तो पैसा हमने रिलीज किया है, हमारे पास आ गए थे एप्लीकेशन लेकर के, उनको दिया है, वो मान भी गया कि हमको मिला है। लेकिन 2-3 धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जिनको वो मुख्यमंत्री का जो सहायता कोष होता है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन कोटा है, वो नहीं मिलता है। तो यहाँ हमारे सुरेंद्र बड़ोता जी और बाकी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं वो सब मिल करके जिनको नहीं मिला है उनकी लिस्ट मुझे तो क्या देंगे, अपने आप वो इकट्ठा करके और उसमें बांट लेंगे। 31 लाख रुपया उन धर्मशालाओं के लिए, और ये भी घोषित किया जाता है। बात 21 लाख की कही थी, उन्होंने कहा 31 कर दो, हमने कहा 31 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, ये स्थानीय कुछ योजनाएं, कुछ घोषणाएं ये मैंने की है, और जो बातें आप लोगों ने बताई उसके आधार पर जितनी रमेश कौशिक जी ने एक बात कही थी कि जो काम होने वाले हैं मुख्यमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन जो नहीं होने वाले हैं कभी झूठ बोलने का काम मैंने किया नहीं। रास्ता निकालने के लिए समय लग सकता है, लेकिन कोई चीज नहीं होने वाली है तो उसके लिए घोषणा करना ये उचित नहीं होता, वरना एक बार घोषणा होने के बाद फिर पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं सब लोग। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सब बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, और मैं समझता हूं समाज की चिंता, देश की चिंता, प्रदेश की चिंता आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। जो काम आप सब करते हैं वो सरकार करती है, जो सरकार करती है वो आप सब करते हैं, और मिलकर के एक साथ हाथ से हाथ मिला करके और एक तालमेल बैठा के आपस में चले। इस नाते से जो जो डिमांड्स हमारे नेताओं ने, सांसदों ने, चाहे हमारे रामविलास जी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, चाहे सांसदों में संजय भाटिया जी हैं, हमारे अरविंद शर्मा जी हैं, डीपी वत्स जी हैं, रमेश कौशिक जी हैं, या अभी जो हमारे साथ जुड़ गए इंडिपेंडेंट इस नाते से बन रही, वो सांसद बने होंगे लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए हमने भी उनको सांसद बनाने में सहयोग किया। कार्तिकेय शर्मा जी हैं, और जो हमारे विधायक और मंत्री हैं जैसी जैसी उन्होंने सजेशन दिए वो सारे सजेशन के हिसाब से हमने ये सब मांगे मान ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। एक बार हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आभार और अभिनंदन करेंगे इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, आपकी दाहिनी तरफ से रास्ता है, भोजन के बाद ही आप यहां से जाएंगे, लेकिन आप प्रदेश भर से जो यहां आए हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। बोल भगवान परशुराम की। हम सारे सप्तऋषि, माननीय मनोहर लाल जी, आपने कोई गंदा सपना आ जाए, कोई भूतनी सतावे, यो फरसा दिखा देना, और हम सब आपको आशीर्वाद देते हैं। सप्तऋषि, अमुक गोत्र से, सप्तऋषि गोत्र से अनुष्ठान मनोहर लाल जी खट्टर यशस्वी भव। बोल भगवान परशुराम की। सारी भूतनी का इलाज हम कर देंगे।